बहुत बड़ी चीज तो थी नहीं, जबरदस्ती का लॉ बनाया हुआ है। आगे क्लॉसियस की स्टेटमेंट है कि कोई माइकल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो ऐसी हीट इंजन बना सके जो अपने आप एक कम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पर हीट को सप्लाई कर सके। रेफ्रिजरेटर में कहा जाता है कि कभी भी एकदम गर्म गर्म चीज को मत रखो, टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा ठंडा हो जाए फिर रेफ्रिजरेटर में रख दो, बिकॉज उसकी परफॉर्मेंस हिंडर हो जाती है, परफॉर्मेंस कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस उसका कम हो जाएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका आदित्य भैया एंड दिस इज आदित्य क्लासेस। तो आज जो हमारी रिवीजन वाली सीरीज चल रही है, जैसा कि मैंने आपको पूरा कल शेड्यूल दिखाया था, आज वी आर हियर टू स्टडी थर्मोडायनेमिक्स विद सम जेईई केपीवाईक्यूज। अब जेईई केपीवाईक्यूज हम यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये चैप्टर ना काफ़ी आसान है, और इस आसान वाले चैप्टर को अगर आप जेईई के पीवाईक्यूज के साथ करोगे तो वो आपके कंसेप्ट क्लैरिटी में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और जब आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होते चले जाएंगे ना, तो आप जो नीट के हार्ड वाले क्वेश्चन है ना, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से अटेंड कर पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से अप्रोच कर पाएंगे। जितने भी लोग एम्स में जाके सिलेक्ट होते हैं ना, जितने भी लोगों का सिलेक्शन एम्स के अंदर हो रहा है, उनसे अगर आप पूछो तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी उन्होंने भी जेईई के पीवाईक्यूज हमेशा करे ही होते हैं। नीट के पीवाईक्यूज आर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आई अंडरस्टैंड कि भाई उसको तो करना मस्ट ही है, लेकिन जेईई के पीवाईक्यूज आर इक्वली इम्पॉर्टेंट टू, नॉट द रिसेंट वंस, वो बहुत ज़्यादा करने वाले लोग हुए, बट पहले वाले। तो आपको लेवल डिसाइड करना होता है, तो आप खुद से ऑब्वियसली नहीं कर सकते सारे के सारे जेईई के पीवाईक्यूज, यू नीड सम हेल्प कि भाई आपको फिल्टर आउट करके दे सकेंगे क्वेश्चन कौन कौन से है। तो वो मैंने आज कर रखे हैं आपको सारे के सारे जेईई के पीवाईक्यूज जो ज़रूरी हैं, सारे के सारे तो ऑब्वियसली नहीं, बट यहाँ पर कुछ कुछ क्वेश्चंस जो ज़रूरी हैं, जो आपके लेवल के हिसाब से ज़रूरी हैं, जिसके अंदर कंसेप्ट कवर हो जाएंगे, वो वाले क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे। तो अब इस सीरीज़ के अंदर हम यहाँ पर कल होली वाले दिन काइनेमेटिक्स कर चुके हैं, तो ये तो हमारा कवर हो गया। अब आज हम करेंगे थर्मोडायनेमिक्स, और थर्मोडायनेमिक्स को हम बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देंगे, बिल्कुल एक भी डाउट आपका नहीं बचेगा इस सेशन को देखने के बाद। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्ट चैप्टर। तो जी थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स जहां पर हम पढ़ रहे हैं अबाउट हीट एंड द फ्लो ऑफ हीट, कि हीट एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे जाती है, सिस्टम्स क्या होते हैं, टेम्परेचर से क्या रिलेशन है हीट फ्लो का, एंड देन द स्पेसिफिक हीट। तो अभी धीरे धीरे की चीजों को पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज जो आती है वो है थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। इक्विलिब्रियम वो चीज जहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होना रुक जाता है, वो एक स्टेट जहाँ पर केमिकल रिएक्शन होना स्टॉप हो जाता है, वो इक्विलिब्रियम होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम जब हीट से रिलेटेड एक इक्वेशन, एक सिस्टम प्रोसेस रुक जाए, तो थर्मल इक्विलिब्रियम जहाँ पर हीट का फ्लो रुक जाता है। तो अगर एक सिस्टम है मेरे पास ए, एक सिस्टम है मेरे पास बी, अब हीट का फ्लो यहाँ पर होना है, इसको मैं कहूँगी ये टेम्परेचर T1 पर है, ये टेम्परेचर T2 पर है। हीट का फ्लो किसी भी एक सिस्टम से एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे तब होता है जब टेम्परेचर का डिफरेंस हो। हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम ए बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू ए बॉडी एट लो टेम्परेचर। हमेशा एक गर्म चीज से एक ठंडी चीज पर टेम्परेचर या हीट फ्लो होता है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि इनिशियली मेरे पास T1 इज ग्रेटर देन T2, तो क्या होगा, हीट यहाँ से यहाँ पर फ्लो होगी। जब T1 से T2 पर हीट फ्लो होगी, कब तक होगी, जब तक T1 और T2 बराबर नहीं हो जाते तब तक हीट फ्लो चलती रहेगी। और जिस टाइम पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे उस टाइम पर भी से कि थर्मल इक्विलिब्रियम हैज बीन अचीव्ड। तो थर्मल इक्विलिब्रियम इज बेसिकली द कंडीशन जहां पर दो चीजों का टेम्परेचर इक्वल हो जाता है, और इसी बेस पर हमारे पास जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बनता है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट इफ अ सिस्टम A is in thermal equilibrium with system B, and system B is in thermal equilibrium with system C, then system A and system C are also in thermal equilibrium, which is basic। बहुत एक छोटी सी बात कि भाई अगर एक सिस्टम है A, this is in thermal equilibrium with system B, A B के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पर है, मतलब इन दोनों का टेम्परेचर दोनों का इक्वल है।
एंड देन B इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सिस्टम C, मतलब इन दोनों का भी टेम्परेचर इक्वल है, तो A और C भी थर्मल इक्विलिब्रियम पर होंगे, मतलब इन दोनों का भी टेम्परेचर सेम होगा। कोई थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल वो सारे के सारे वेरिएबल्स विच रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ ए सिस्टम, कि एक सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू द थर्मोडायनेमिक कंडीशंस कहाँ पर है, किस जगह पर है, वो सारे के सारे वेरिएबल्स बताते हैं हमें थर्मोडायनेमिक, उनको कहते हैं हम थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स, जो थर्मोडायनेमिक स्टेट को रिप्रेजेंट करें। ये होते हैं हमारे पास प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, वर्क, हीट। तो एक जनरल रिलेशन जो यहाँ पर पड़ता है वो होता है PV इज इक्वल्स टू nRT, विच इज द आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ पर P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, N इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, R इज द गैस कांस्टेंट एंड T इज द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। तो स्टेट वेरिएबल्स वो सारे के सारे वेरिएबल्स जो हमें एक किसी भी सिस्टम के स्टेट के बारे में, थर्मोडायनेमिक स्टेट के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रदान कर दें। तो यहाँ पर हमें तीन जो मेन पढ़ने हैं वो प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम है, और इनका रिलेशन होता है PV इज इक्वल्स टू nRT से। देन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, तो क्वासी का मतलब होता है नियरली एंड स्टैटिक का मतलब एट रेस्ट। तो द प्रोसेस विच इज नियरली एट रेस्ट इज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, और नियरली एट रेस्ट का मतलब बहुत ही धीरे चल रही है बट बहुत ज्यादा धीरे चल रही है, वो प्रोसेस इज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। एक प्रोसेस जो कि आगे बढ़ रही है लेकिन वो बहुत ही एक धीरे स्पीड से आगे बढ़ रही है, जस्ट लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन में अगर आप उसको ओपन में रख दो तो उस पर जंग लग जाएगा लोहे पर, लेकिन बहुत धीरे धीरे, ऐसा थोड़ी आज रखा कल देखा तो जंग लगा हुआ था उस पर। वो प्रोसेस एक बहुत स्लो प्रोसेस होती है, और जो प्रोसेस बहुत स्लो है वो नियरली स्टैटिक या फिर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होती है। अगली चीज इज अ क्वेश्चन, सीधा सीधा विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर डज नॉट कैरेक्टराइज द थर्मोडायनेमिक स्टेट। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तो मैंने आपको बताए होते हैं, वर्क नहीं आएगा, हीट आएगी यहाँ पर बट वो है नहीं मेंशन्ड। आगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, तो थर्मोडायनेमिकली हमारे पास चार तरीके की प्रोसेसेस होती हैं जिससे हम एक थर्मोडायनेमिक स्टडी में यूज करते हैं। तो ये होती है हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, एंड फोर्थ इज एडियाबैटिक प्रोसेस। ये चार तरीके की प्रोसेसेस होती हैं। आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट, तो आइसो इज कांस्टेंट, थर्मल इज टेम्परेचर। तो जो प्रोसेसेस एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर चल रही होती हैं वो सारी की सारी यार आइसोथर्मल प्रोसेस। जो प्रोसेस आइसो मतलब कांस्टेंट एंड कोरिक का मतलब वॉल्यूम, जो प्रोसेसेस एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर चलती हैं वो सारी की सारी आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसो बारिक, बार में नापते हैं प्रेशर, तो जो प्रोसेसेस एट कांस्टेंट प्रेशर आगे बढ़ती हैं वो आइसोबारिक। एंड एडियाबैटिक वो प्रोसेसेस जो एट कांस्टेंट हीट आगे बढ़ती हैं, मतलब हीट का फ्लो इन एंड आउट ऑफ द सिस्टम नहीं होता। टेम्परेचर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट और हीट कांस्टेंट, ये चार तरीके की थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस होती हैं हमारे पास। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास आइसोथर्मल चेंज। तो आइसोथर्मल चेंज वो वाला चेंज जहां पर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अकॉर्डिंग टू द रिलेशन जो अभी हमने लिखा था PV इज इक्वल्स टू nRT, इसके अंदर हमारे पास N इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस एटम, R इज द गैस कांस्टेंट। अब ये तो दोनों कांस्टेंट ही हो गए। दो चीज जब कांस्टेंट है हमारे पास ऑलरेडी, और यहां पर मैं कह दूं कि भाई आइसोथर्मल में तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता ही है, तो P इंटू V ये तो पूरा का पूरा ही कांस्टेंट हो गया। तो PV इज अ कांस्टेंट, दिस इज आइसोथर्मल चेंज की इक्वेशन। P इंटू V, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये आइसोथर्मल चेंज की इक्वेशन होती है। एसेंशियल कंडीशंस क्या होगी अगर मेरे को एक सिस्टम में कांस्टेंट टेम्परेचर रखना है, तो उसके लिए एसेंशियल कंडीशंस क्या होगी। अगर आप एक ग्लास पानी को गर्म करके एक जगह पर रख दो
तो धीरे धीरे करके वो अपने आप ठंडा होता चला जाएगा, उसके अंदर से हीट लॉस होता चला जाएगा खुद ब खुद, सराउंडिंग्स में चली जाएगी सारी की सारी हीट। अगर उसका टेम्परेचर आपको कांस्टेंट रखना है, आपने 50 डिग्री पे उसको गर्म करके रख दिया पानी को, और अगर आपको उसका टेम्परेचर 50 ही रखना है तो कंटिन्यूसली उसको हीट तो देनी ही पड़ेगी टू कीप इट एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहली कंडीशन कि भाई हीट सप्लाई तो हमें करनी है, और अगर मैं किसी भी सिस्टम में हीट सप्लाई कर रहा हूं तो मैं तो हीट सप्लाई जब भी कर सकता हूं जब वो कंडक्टिंग हो। तो मतलब वॉल्स ऑफ कंटेनर should be perfectly conducting, ताकि हीट का फ्लो इन एंड आउट ऑफ द सिस्टम हो सके। आउट ऑफ द सिस्टम तो हो ही रहा है, अगर आउट ऑफ द सिस्टम ना भी हो, अगर आप किसी थर्मस के अंदर, जो थर्मस फ्लास्क होते हैं उसके अंदर भी अगर आप पानी गर्म करके रख दो तो एट आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम वो पानी भी तो ठंडा हो जाएगा। हीट आउट ऑफ द सिस्टम फ्लो नहीं हुई, बट पार्टिकल्स खुद ब खुद भी रेस्ट पर आ जाते हैं, उस वजह से वो पानी ठंडा हो जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें जो कंटेनर के वॉल्स हैं उसको परफेक्टली कंडक्टिंग रखना होता है, सो दैट हीट का फ्लो इनसाइड द सिस्टम हो सके। एंड सेकेंड चीज, अगर आइसोथर्मल चेंज हो रहा है, यहाँ पर हम जितने भी चेंजेस मानते हैं ना वो सारे मान रहे हैं कि भाई यहाँ पर एक इंजन वर्क कर रहा है, और अगर एक जगह पर एक इंजन वर्क कर रहा है तो इंजन का वर्क क्या होता है बेसिकली कि पिस्टन है, एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के ऊपर हमने यहाँ पर एक पिस्टन लगाया हुआ है और ये पिस्टन ये रहा। इस पिस्टन को ऊपर नीचे मूव करना है। कैसे? एक हीट इंजन जैसे काम करता है, सिलेंडर एक पिस्टन, पिस्टन ऊपर नीचे मूव करेगा और उसके मूवमेंट से हमारे पास जो इंजन है वो वर्क करेगा। तो अगर ये जो मूवमेंट हो रही है यहाँ पर के मूवमेंट या भी जो भी मोशन हो रहा है इन द सिस्टम शुड बी स्लो, ताकि वो जो हमारे पास यहाँ पर जो भी वर्किंग सब्सटेंस है, जो कि जनरली हम गैसेस लेते हैं, वो जो गैस है उसके पास हीट अब्सॉर्ब करने का टाइम बचा रहे। अगर वो लगातार काम ही करती चली जाएगी, उसमें वर्क ही होता जा रहा है लगातार, तो हीट कब अब्सॉर्ब कर पाएगी गैस? बीच में कुछ खाना खाने का टाइम तो चाहिए, लगातार काम करते रहोगे तो खाना कब खाओगे? तो जो हीट का अब्जॉर्प्शन होना है उसके लिए एक टाइम गैप होना चाहिए। इस वजह से जो मोशन है, जो भी वर्क हो रहा है इन द सिस्टम, वो स्लो होना चाहिए ताकि गैस को हीट अब्सॉर्ब करने का और हीट रिलीज करने का टाइम मिल जाए। बिकॉज अगर मैं कंटिन्यूसली हीट सप्लाई कर रहा हूँ तो वो 50 से तो ज्यादा चला जाएगा ना टेम्परेचर, जो हमने पहले 50 माना था उससे ज्यादा चला जाएगा, तो हीट लूज भी होनी है, तो कंटिन्यूस हीट एक्सचेंज का टाइम उसको मिलना चाहिए। इस वजह से प्रोसेस शुड बी स्लो। नेक्स्ट इज एडियाबैटिक चेंज। तो जहां जो प्रोसेस कांस्टेंट हीट पर होते हैं वो एडियाबैटिक होते हैं, तो इसके लिए इक्वेशन इज पीवी गामा इज कांस्टेंट। एडियाबैटिक इक्वेशन इज पीवी की पावर गामा इज constant, where gamma is the ratio of specific heat at constant pressure by specific heat at constant volume. Gamma is the ratio of specific heat at constant pressure divided by specific heat at constant volume. तो स्पेसिफिक हीट अगर आपको ना याद हो तो स्पेसिफिक हीट होती है किसी भी सिस्टम के अंदर, स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड बाय एनी सिस्टम टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। एक सिस्टम कितनी हीट को अब्सॉर्ब करेगा ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाए, वो होती है स्पेसिफिक हीट। तो अगर मैं स्पेसिफिक हीट को कांस्टेंट प्रेशर पे मेजर करूं कि एट कांस्टेंट प्रेशर कितनी हीट अब्सॉर्ब करेगा टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, वो Cp, एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितनी हीट अब्सॉर्ब करेगा टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, वो Cv। तो Cp और Cv का जो रेशियो होता है वो गामा होता है, एंड Pv गामा इज कांस्टेंट। गामा की वैल्यू वेरी करती रहती है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस। अब ये जो जनरली डिपेंड करता है कि वो जो गैस है वो कैसी है, वो मोनोएटमिक गैस है, वो डायएटमिक गैस है, वो ट्राइएटमिक गैस है, उसके लिए Cp एंड Cv आर डिफरेंट। वो वाला पार्ट आता है काइनेटिक थ्योरी के अंदर, और जितने भी क्वेश्चन इन जेई मेंस या जेई एडवांस आते हैं फॉर थर्मोडायनेमिक्स, वो थर्मोडायनेमिक्स प्लस काइनेटिक थ्योरी के मिक्सचर में आते हैं। वहां पर आपको Cp Cv की वैल्यू इंसर्ट करनी ही पड़ती है, तो वो अभी हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो गामा इज इक्वल्स टू Cp बाय Cv हो गया। इसके लिए एसेंशियल कंडीशंस क्या है कि यहाँ पर हीट कांस्टेंट होनी चाहिए, टेम्परेचर गिरे बढ़े कुछ भी हो, अगर हीट कांस्टेंट रखनी है तो द वॉल्स ऑफ कंटेनर
should be perfectly insulating, क्योंकि अब यहाँ पर हीट को कांस्टेंट रखना है, अंदर बाहर हीट नहीं जानी चाहिए, तो इंसुलेटिंग सिस्टम रखना पड़ेगा। एंड द मोशन या फिर प्रोसेस या फिर वर्क शुड बी फास्ट, सो दैट अगर थोड़ी बहुत हीट इन द सिस्टम आ भी रही है तो भी वो जो सिस्टम है वो उसको अब्सॉर्ब ना करे। गैस का वो जो वर्क है वो इतनी तेज तेज करवा दो कि भाई वो अब्सॉर्ब ही ना कर पाए, उसके पास इतना टाइम ही ना हो कि वो इसको अब्सॉर्ब कर सके। ठीक है, तो ये इसकी इक्वेशन बनती है। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेसेस हम इस इक्वेशन को थोड़ा बहुत वेरी कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर हीट कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। तो अगर मैं आइडियल गैस वाली इक्वेशन लगाऊं, PV इज इक्वल्स टू nRT, इफ मैं n को 1 मान लूं तो PV इज इक्वल्स टू RT होता है। यहाँ पर अगर मैं P की जगह पर लगाऊं RT अपॉन V इस जगह पर, तो ये बन जाएगा PV पावर गामा इज कांस्टेंट था, P की जगह लगा दिया RT बाई V, तो ये बन गया RT बाई V इंटू V की पावर गामा इज कांस्टेंट। ये बन गया, R को भी इधर भेज दिया बिकॉज R इज ऑल्सो कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट है। ये बन गया T V की पावर गामा माइनस 1 इज कांस्टेंट। ये एडियाबैटिक इक्वेशन की एक और फॉर्म है। एंड सिमिलरली अगर मैं इस जगह पर V इज इक्वल्स टू RT अपॉन P लगाऊं, तो यहाँ पर ये इसकी जगह PV इज इक्वल्स टू nRT, PV इज गामा की जगह पर बन जाएगा P इंटू V की जगह पर मैंने लगाया RT बाय P की पावर गामा कांस्टेंट। ये बन गया P की पावर गामा, मतलब P की पावर 1 माइनस गामा, P ऊपर गामा पावर नीचे, तो 1 माइनस गामा T की पावर गामा, और यहाँ पर R की पावर गामा अगेन कांस्टेंट, उस साइड चला गया, पूरा का पूरा कांस्टेंट बन गया। ये एक और फॉर्म ऑफ एडियाबैटिक इक्वेशन की, एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन। तो ये 3 फॉर्म होती हैं जहां पर हम एडियाबैटिक चेंज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। PV की पावर गामा कांस्टेंट, T इंटू V की पावर गामा माइनस 1 इज कांस्टेंट, या फिर P की पावर 1 माइनस गामा T की पावर गामा इज कांस्टेंट। और अगर कांस्टेंट है हमारे पास ये चीजें, जैसे लास्ट टाइम था एडियाबैटिक आइसोथर्मल में PV कांस्टेंट, तो मतलब अगर मैं सिस्टम को देखूं एट 2 डिफरेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो वहां पर आता है इनका जो P1 V1 या P2 V2, मतलब अगर मेरे पास आइसोथर्मल चेंज है ये PV कांस्टेंट, अगर मैं इसको 2 डिफरेंट प्रेशर और वॉल्यूम पे देखूं तो हर बार PV कांस्टेंट रहता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P1 V1 P2 V2, ये कांस्टेंट रहेगा। ऑलराइट, इसके अंदर एक और चीज आती है स्लोप ऑफ द कर्व, कि जो मेरे पास ये एडियाबैटिक कर्व आएगा, अब PV के बीच में अगर मैं कर्व बनाऊं तो इसका कुछ ना कुछ कर्व बनता है। कर्व जब भी बनता है तो उसका एक स्लोप आता है। स्लोप का मतलब इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो स्लोप यहाँ पर बनेगा, अगर मैं ये वाला कर्व बनाता हूँ जो मेरे पास इंडिकेटर डायग्राम या फिर PV डायग्राम होता है, तो PV ये होता है, स्लोप होता है हमेशा यहाँ पर y एक्सिस होती है, यहाँ पर x एक्सिस होती है, स्लोप इज dy बाय dx। तो यहाँ पर बन जाएगा स्लोप dp बाय dv। ये मेरे को निकालना है इस इक्वेशन से। तो अगर मेरे पास है PV इज कांस्टेंट, यहाँ पर मैं चेंज निकालूं और इधर मैं लगा दूं प्रोडक्ट रूल, तो ये बन जाएगा dp इंटू v प्लस dv इंटू में p, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। dp इंटू में v इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dv इंटू में p, dv इधर डिवाइड हो जाएगा, dp बाई dv इज इक्वल्स टू माइनस p बाय v होता है। दिस इज द स्लोप ऑफ आइसोथर्म या फिर आइसोथर्मल कर्व, dp बाय dv इज इक्वल्स टू माइनस p बाय v। एंड इफ वी डू द सेम फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस दैट PV गामा इज कांस्टेंट, अगेन यहाँ पर डिफरेंशिएट करें तो dp इंटू v की पावर गामा इज कांस्टेंट, प्लस v की पावर गामा को डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर आगे आ जाती है और पावर में -1 होता है, तो गामा इंटू v की पावर गामा -1, ये हो गया, इंटू में dv इंटू में p एज इट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज 0। इस जगह पर अगर मैं यहाँ से v की पावर गामा, ये रहा v की पावर गामा, v की पावर गामा -1 को अगर मैं कॉमन निकालूँ यहाँ से, तो इधर बचा dp इंटू में v, एक पावर बची, एंड देन यहाँ से v की पावर गामा -1 पूरा गया, तो गामा इंटू p इंटू dv।
इज 0, ये पूरा का पूरा भी वहां पे चला जाएगा। बचा क्या हमारे पास, dp इंटू में v प्लस गामा इंटू p इंटू डी इज 0, मतलब dp अपॉन dv इस केस में आ जाएगा माइनस गामा p बाय v। दिस मीन्स दैट द स्लोप ऑफ एन एडियाबैटिक कर्व इज गामा टाइम्स मोर देन द स्लोप ऑफ एन आइसोथर्मल कर्व। एडियाबैटिक कर्व का स्लोप हमेशा गामा टाइम्स से ज्यादा आएगा, मतलब एडियाबैटिक कर्व हमेशा थोड़ा ज्यादा स्टीप बनेगा। बहुत बड़ी चीज तो थी नहीं, जबरदस्ती का लॉ बनाया हुआ है आगे। तो यहाँ पर अगर हम स्लोप्स देखें तो स्लोप हमने निकाल लिए। फॉर आइसोथर्मल कर्व हमारे पास स्लोप आया dp बाई डी इज माइनस p बाई v, एंड फॉर एडियाबैटिक प्रोसेसेस हमारे पास स्लोप आ गया dp अपॉन dv इज माइनस गामा टाइम्स p बाई v। तो अगर मैं इनका जो कर्व है वो ड्रॉ करूं pv डायग्राम में, तो फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन की प्रोसेस अगर मैं बनाऊं तो एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, तो वॉल्यूम इंक्रीज में J और J कर्व बनता है। दिस कर्व पहले वाला इज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, और जो थोड़ा ज़्यादा स्टीप है, जो थोड़ा ज़्यादा ऐसे खड़ा हुआ है, वो वाला प्रोसेस, वो वाला कर्व इज फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर मैं कर्व बनाऊं फॉर दिस PV फॉर कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, तो ये वाले दो कर्व बनेंगे। यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है और यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज कर रही है। अब डिक्रीज में ये वाला कर्व थोड़ा ज़्यादा स्टीप बन रहा है, तो इस वजह से ये वाला कर्व एडियाबैटिक प्रोसेस का हो जाएगा, और ये वाला कर्व आइसोथर्मल प्रोसेसेस का हो जाएगा। ये डिफरेंस होता है बिटवीन आइसोथर्मल कर्व एंड एडियाबैटिक कर्व। आइसोथर्मल का स्लोप थोड़ा कम होता है, एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा होता है, इस वजह से कर्व आइडियाबैटिक का थोड़ा ज्यादा स्टीप ही बनता है हमेशा, और आइसोथर्मल का थोड़ा कम स्टीप बनता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोथर्मल कर्व्स एंड एडियाबैटिक कर्व। एडियाबैटिक कर्व को हमेशा एडियाबैटिक कर्व ही लिखा जाता है, बट कभी कभी आइसोथर्मल कर्व को सिर्फ आइसोथर्म भी लिख देते हैं, जस्ट आइसोथर्म इंस्टेड ऑफ आइसोथर्मल कर्व। अगली चीज आती है इसके अंदर वर्क डन। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन के अंदर इतना वर्क डन होता है, डेरिवेशन से हमें कोई लेना देना नहीं है इस टाइम पे ज्यादा। तो वर्क डन इज 2.303 RT log V2 upon V1 या फिर P1 by P2, बिकॉज PV P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 होता है, देयरफॉर V1 by V2 इज P2 by P1 होता है। तो ये मैंने रेशियो चेंज करा, खाली V2 by V1 की जगह P1 by P2 लिख दिया। तो वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन इज दिस 2.303 RT log V2 by V1 या फिर P1 by P2। 2.303 log लगा क्योंकि जब हम इंटीग्रेट करते हैं वहां पर नेचुरल लॉग आता है। अब क्वेश्चन देखना, अगर क्वेश्चंस में लॉग की वैल्यू गिवन है तो ये फॉर्मूला लगेगा, अगर क्वेश्चन में नेचुरल लॉग की वैल्यू गिवन है तो रिमूव द 2.303 वाली टर्म, तो वर्क आपका सीधा सीधा बन जाएगा RT ln एंड देन V2 अपॉन V1 या फिर RT ln P1 by P2, डिपेंडिंग आप कौन सा लॉग यूज कर रहे हो। आप लॉग बेस 10 लगा रहे हो या फिर नेचुरल लॉग लगा रहे हो, तो वो 2.303 वाली टर्म यहाँ से हट जाती है। एंड इन केस ऑफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन वर्क डन इज RT2 minus T1 by 1 minus गामा। ये सीधा टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ये वॉल्यूम और प्रेशर डिपेंडेंट होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन का जो वर्क डन होता है। अब यहाँ पर हम सिर्फ एक्सपेंशन के अंदर का वर्क डन कंसीडर कर रहे हैं, बिकॉज जब कंप्रेशन हो रहा है तो उस टाइम पर सेम ही एक्सप्रेशन आएगी बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता, सीधा का सीधा ये T1 से T2 पे गया, इतना एक्सपेंशन, उल्टा कंप्रेस हो रहा है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, वर्क डन उतना का उतना ही रहेगा, बिकॉज स्टेट में जो चेंज है, इफ आप A से B पर गए एक्सपेंड होते हुए तो कंप्रेस होते हुए आपसे B से A पर आ जाओगे। इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट वही की वही है, बस वो इनिशियल और फाइनल का अंतर पड़ जाएगा, डायरेक्शन चेंज आएगी, सो जितना भी अमाउंट है वो सारा नेगेटिव हो जाएगा, बाकी और कहीं पर भी कुछ भी चेंज नहीं आता इसके अंदर।
कंपैरिजन बिटवीन एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल चेंजेस। तो अगर अब इतना भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं, इसके बेस पर अगर हम कंपैरिजन लिखें इनका बिटवीन एडियाबैटिक चेंजेस एंड आइसोथर्मल चेंजेस, तो एडियाबैटिक यहाँ पे, आइसोथर्मल यहाँ पे लिख देते हैं, एंड एडियाबैटिक चेंजेस। तो आइसोथर्मल चेंज में सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि भाई यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और इन केस ऑफ एडियाबैटिक चेंज हीट कांस्टेंट होती है सिस्टम में। अब सिंस टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तो यहाँ पर जो वॉल्स होती हैं वो उनको कंडक्टिंग लेना पड़ता है, तो कंडक्टिंग सिस्टम हम यहाँ पे लेते हैं। और इस केस में यहाँ पर हम इंसुलेटिंग सिस्टम लेते हैं, बिकॉज यहाँ पर हमें हीट ट्रांसफर नहीं होने देनी इनसाइड द सिस्टम। तीसरी चीज कि जो थर्मोडायनेमिक आइसोथर्मल प्रोसेसेस है वहां पर वो जो प्रोसेस है वो स्लो होनी चाहिए, सो दैट इनके बीच का जो गैप है वो गैस हीट को अब्जॉर्ब कर सके। तो दिस प्रोसेस मस्ट बी स्लो एंड दीज प्रोसेसेस आर फास्ट। चौथी चीज कि अगर एक टर्म आती है यहाँ पर इंटरनल एनर्जी, जो अभी हमने बीच में छोड़ी थी, तो इंटरनल एनर्जी इज द टोटल एनर्जी कंटेन्ड इन अ सिस्टम। टोटल एनर्जी अगर आप नॉर्मली मैकेनिक्स के अंदर देखो, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो वही काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स अगर मैं जोड़ दूं तो वो इंटरनल एनर्जी आती है सिस्टम के लिए। तो किसी भी सिस्टम के अंदर की इंटरनल एनर्जी का मतलब टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और टोटल एनर्जी अगर मैं देखूं एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मैं आगे वाली चीज़ों को चेंज में नहीं लेकर आऊंगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे, पार्टिकल की पोजीशन चेंज नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी भी वही और पोटेंशियल एनर्जी भी वही। इस वजह से चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो आएगा। इंटरनल एनर्जी हमने पहले स्किप करी, बिकॉज इंटरनल एनर्जी एक ऐसी टर्म है जिसको हम हमेशा ना टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी है वो चेंज मेजर नहीं कर सकते। ऑलवेज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज व्हाट वी मेजर। डेल्टा यू मेजर किया जाता है, इंटरनल एनर्जी इज डिनोटेड बाय यू, तो हमेशा डेल्टा यू मेजर किया जाता है, यू मेजर नहीं किया जाता। तो डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज जीरो फॉर अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एंड नॉन जीरो फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट चीज आती है कि इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेसेस स्पेसिफिक हीट बिकम्स इंफिनिटी, and in case of adiabatic process specific heat becomes zero। ठीक है, आगे इन्फिनिटी के बिकॉज मैंने स्पेसिफिक हीट बताया आपको कि 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाना है, यहाँ पे टेम्परेचर ही नहीं बढ़ाना, तो स्पेसिफिक हीट इन्फिनिटी, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब कर रहे हैं, टेम्परेचर ही नहीं बढ़ रहा। यहाँ पर स्पेसिफिक हीट इज जीरो, भाई हीट ही नहीं आ रही तो टेम्परेचर कहाँ से बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ भी रहा है तो हीट तो आ ही नहीं रही, तो स्पेसिफिक हीट इज जीरो, अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड इज जीरो। इसकी इक्वेशन लिखते हैं हम PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसकी इक्वेशन लिखी थी हमने PV की पावर गामा इज कांस्टेंट। इसके लिए स्लोप आया था, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व आया था हमारे पास माइनस ऑफ P/V, और इसके लिए स्लोप आया था हमारे पास माइनस ऑफ गामा P/V। That's it। अगली चीज इज आइसोकोरिक एंड आइसोबारिक प्रोसेसेस। तो आइसोकोरिक मतलब जहां पर हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट होती है, और आइसोबारिक जहां पर हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट होता है। अगर आपने केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा तो वहां पर आपने एक टर्म डिराइव करी थी दैट dW इज इक्वल्स टू PdV होता है। अगेन एक इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आपको अभी याद करना है, dW इज इक्वल्स टू PdV मतलब चेंज इन वर्क डन या अमाउंट ऑफ वर्क डन अब कितना हुआ इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट होती है, मतलब dV कांस्टेंट होता है। अगर dV कांस्टेंट है तो वर्क डन हमेशा जीरो हो जाएगा इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। और आइसोबारिक में क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज तो रहेगा, तो वो dV ही रहता है हमेशा। ठीक है, आइसोबारिक में और कुछ चेंज आता ही नहीं, इस वजह से आइसोबारिक हमें पढ़नी नहीं। dW लिखना है तो भाई प्रेशर तो कांस्टेंट है और प्रेशर तो हमें एक ही चाहिए, ये आंसर आ जाएगा उसका, कुछ और चेंज ही नहीं है।
आइसोकोरिक के अंदर है कि भाई वॉल्यूम ही कांस्टेंट रहेगी तो dV 0 आ गया, हेंस वर्क डन हमेशा 0 हो जाता है इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस। आगे, during an adiabatic process the pressure of a gas is found to be proportional to the cube of its absolute temperature, तो रेशियो ऑफ Cp by Cv, Cp by Cv का रेशियो भी अभी हमने करा, Cp by Cv का रेशियो होता है गामा, हमें गामा निकालना है। गिवन है कि प्रेशर ऑफ अ गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ टेम्परेचर, P इज प्रोपोर्शनल टू T क्यूब, ये हमें पता है। Cp by Cv का रेशियो हमें निकालना है, तो यहाँ पर आ गया P इज प्रोपोर्शनल टू T क्यूब, ये तो हो गया। तो यहाँ पर दे रखा है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन हमने लिखी थी Pv गामा इज कांस्टेंट, या फिर P की पावर गामा एंड T की पावर गामा, P की पावर 1 माइनस गामा एंड T की पावर गामा इज कांस्टेंट। एक जो वेरिएशन इसकी बनाई थी P की पावर 1 माइनस गामा एंड T की पावर गामा इज कांस्टेंट। इसको अगर मैं वापसी लिखूं तो ये बन जाएगा T की पावर गामा इज इक्वल्स टू K अपॉन P की पावर 1 माइनस गामा, मतलब कि T की पावर गामा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन P की पावर 1 माइनस गामा। ऑलराइट, मैंने दोनों साइड अगर 1 माइनस गामा से डिवाइड किया तो T की पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन P की पावर 1 अपॉन P, दोनों मैंने 1 बाई गामा की पावर रूट निकाल दी, ये बन गया। तो ये आया P इज प्रोपोर्शनल टू T की पावर, नेगेटिव हो जाएगी, गामा अपॉन 1 माइनस गामा, ये मेरे पास रिलेशन आ गया। P इज प्रोपोर्शनल टू T क्यूब, तो मतलब माइनस गामा डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा इज 3, ये उधर गया, माइनस गामा इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3 गामा, 3 गामा इधर आया तो माइनस गामा प्लस 3 गामा इज इक्वल्स टू 3, ये बन गया 2 गामा इज इक्वल्स टू 3 एंड गामा इज इक्वल्स टू 3 बाय 2। इसका आंसर हो गया डी। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा आगे करके हम पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेसिकली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी व्हिच स्टेट्स के total heat supplied to a system dq is used partially in increasing the internal energy of the gas, या फिर is used in doing work done and the rest of it is used in increasing the internal energy of the gas। मतलब जितनी भी हीट मैं एक सिस्टम पे सप्लाई करता हूँ उस हीट का कुछ हिस्सा तो वर्क डन में जाता है और बचा हुआ जितना भी हिस्सा है वो सारा का सारा उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में या इंक्रीज करने में चला जाता है। जितनी भी हीट दी वो हीट या तो वर्क करेगी या फिर उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगी। ये थर्मोडायनेमिक्स का, फिजिक्स के अंदर थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ होता है, केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ इज डिफरेंट। वो कहता है कि dW इज इक्वल्स टू dQ प्लस du होता है अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। dW मतलब जितना भी वर्क होता है गैस के ऊपर दैट इज यूज्ड इन इंक्रीजिंग द हीट एंड देन द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। केमिस्ट्री वाला अलग है, फिजिक्स वाला इज dQ इज du प्लस dW, जितनी हीट सप्लाई करी वो वर्क करेगी या फिर इंटरनल एनर्जी में चेंज करेगी। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसका यूज अगर मैं यहाँ पर करूँ तो यहाँ पर हमें गिवन है कि भाई 100 ग्राम पानी ले रखा है, 30 से लेकर 50 तक हीट किया, इग्नोरिंग द स्लाइटेस्ट एक्सपेंशन ऑफ वाटर, मतलब भाई इन्होंने बोल दिया कि dV तो 0 ले लो, एक्सपेंशन ऑफ वाटर को इग्नोर करना है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गई। वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब dW इज इक्वल्स टू pdV, ये भी कांस्टेंट 0 हो जाएगा। अब dW अगर 0 हो गया तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ dQ इज इक्वल्स टू du हो गया खाली, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया dQ इज इक्वल्स टू du। इन्होंने बोला कि भाई चेंज इन इंटरनल एनर्जी बतानी है, मतलब du ही बताना है, तो du इज इक्वल्स टू dQ, और dQ मतलब हीट कितनी आई वो होता है m इंटू सी इंटू डेल्टा टी, m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। m मास 100 ग्राम, c स्पेसिफिक हीट क्वेश्चन में दे रखी है 4184 जूल पर केजी पर केल्विन, एंड डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। द ओनली थिंग दैट हैज टू बी रिमेंबर्ड इज टेम्परेचर सेल्सियस में दिया है जिसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, बट आपको केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज चेंज है, इधर भी 273 प्लस करोगे इधर भी 273 प्लस करोगे देन उसको माइनस करोगे तो वो तो वैसे ही चला जाएगा, तो चेंज तो 20 ही रहेगा कैसे भी कर लो। तो ये बन जाएगा 100 ग्राम, सॉरी 100 ग्राम, ये केजी में है तो इसको केजी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1000,
इंटू स्पेसिफिक हीट इज 4184 इंटू डेल्टा टी हमारे पास 20 आ गया। इसको सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा वो आपका डी यू बन जाएगा। अगली चीज आती है हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं? तो जितनी भी प्रोसेस अभी मैंने यहाँ पे लिखी इन सबकी हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ज्यादा कुछ नहीं करना। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल मतलब डेल्टा टी जीरो, चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो। अभी मैंने कहा इन कंपैरिजन वाला पार्ट कि जब आइसोथर्मल प्रोसेस होती है जब इंटरनल एनर्जी का चेंज इज ऑल्सो जीरो, मतलब यहाँ से डी यू जीरो हो गया, यहाँ से क्या आया डी क्यू इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू। मतलब इन आइसोथर्मल प्रोसेस जितनी भी हीट हम सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम के अंदर वो सारी की सारी वर्क में जा रही है, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होता। इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट का चेंज नहीं होता, चेंज इन हीट इज जीरो। अगर हीट का चेंज नहीं हो रहा हमारे पास तो हमारे पास सीधा सीधा तो डी क्यू ही जीरो हो गया, हीट जितनी सप्लाई वो जीरो हो गई। तो डी क्यू जीरो करा यहाँ पर, तो डी यू इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू, मतलब जीरो इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, मतलब डी यू इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ डी डब्ल्यू होता है फॉर एडियाबैटिक चेंज। नेक्स्ट आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब वॉल्यूम जीरो, अगेन वॉल्यूम जीरो तो वर्क डन जीरो हो जाता है, वर्क डन जीरो हो गया तो डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू आ गया पूरा का पूरा, डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू। नेक्स्ट साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस जो एक जगह से शुरू होती है और वापसी वहीं की वहीं पहुंच जाती है। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेसेस आर, साइक्लिक प्रोसेस इज जो अपने इनिशियल पॉइंट से, एक पॉइंट से शुरू हुई, पूरी प्रोसेस हुई एंड देन घूम फिर के वापसी अपने इनिशियल पॉइंट पे आके खत्म हो गई। अगर आपने एक इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर से प्रोसेस को शुरू किया, पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो गई एंड देन जो गैस थी हमारे पास, जो भी वर्किंग सब्सटेंस था वो वापसी आकर उसी प्रेशर वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर पे रुक गया, देन द प्रोसेस इज साइक्लिक। नहीं रुका तो प्रोसेस हो गई नॉन साइक्लिक। ठीक है, तो अगर प्रोसेस वापसी वहीं की वहीं पहुंच गई तो चेंज, उसका जो टेम्परेचर था वो यहीं आ गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, बिकॉज सिस्टम उसी जगह पर आ गया, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज कुछ नहीं होगा। तो साइक्लिक प्रोसेस में भी इंटरनल एनर्जी का चेंज कुछ नहीं, तो जितनी भी हीट सप्लाई हुई वो सारी की सारी वर्क करेगी। अब मैं कह रहा हूँ कि वो वापसी पीडीवी मतलब इनिशियल वॉल्यूम पे आ गया, उस केस के हिसाब से वर्क डन जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज पूरा एक प्रोसेस में वर्क तो किया ही है ना, हमने वर्क तो किया ही है, तो सिर्फ जो चेंज आया वो चेंज आया इंटरनल एनर्जी में देखना है, और टेम्परेचर वापसी पूरे में आ गया। अब टेम्परेचर जगह जगह पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल कोई डिफरेंस देखना होता है हमें आइसोथर्मल के चेंजेस के अंदर, सिर्फ इनिशियल कहाँ था फाइनल कहाँ था वही देखना है। तो उसकी वजह से चेंज इन इंटरनल एनर्जी को मैंने यहाँ पर जीरो माना। एंड देन मेल्टिंग प्रोसेस, मेल्टिंग प्रोसेस में क्या होता है कि एक कोई भी मेरे पास सॉलिड सब्सटेंस है वो मेल्ट होकर एक लिक्विड बना देगा। जब भी एक सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बनाता है उस केस में, इस केस में जो भी मेल्टिंग प्रोसेस होती है, अब जब भी मेल्टिंग प्रोसेस आप देखो, जब एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है और इसके आगे बॉइलिंग प्रोसेस करेंगे तो बॉइलिंग प्रोसेस में क्या होता है, एक लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। जब भी एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसकी वॉल्यूम में चेंज नहीं होता, जितनी वॉल्यूम एक आइस क्यूब की होती है उतनी ही वॉल्यूम जब वो लिक्विड में वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा उसकी भी रहेगी, वॉल्यूम में चेंज बिल्कुल भी नहीं आता। अब जब वॉल्यूम में चेंज नहीं आया तो इस केस में क्या हुआ, डी वी इज जीरो, मतलब डी डब्ल्यू हो गया जीरो। एक चीज तो ये आ गई हमारे पास। दूसरा, जितनी भी हीट इसकी जाएगी सिस्टम में, तो हीट कितनी जाती है, जब भी चेंज आता है तो टेम्परेचर तो इसका इंक्रीज नहीं करेगा। आइस exists at 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर ऑल्सो एग्जिस्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो जब आइस वाटर बना रहा है वो 0 डिग्री पर ही तो बना रहा है, बढ़ के थोड़ी बना रहा है, पहले तो 0 पे कन्वर्जन हो जाता है एंड देन टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो एट 0 डिग्री सेल्सियस जितनी भी हीट सप्लाई हो रही है वो सारी की सारी लेटेंट हीट होती है। जब पानी भाप बनता है, जब पानी वेपराइज होता है, वेपराइजेशन के केस में क्या होता है, पानी 100 डिग्री पे पहुंचा एंड देन वो स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हुआ, तो वो जो स्टीम बनी वो भी तो 100 डिग्री पर ही बनी, और पानी भी 100 डिग्री पे था। 100 डिग्री तक पहुंचते पहुंचते पानी ने हीट अब्सॉर्ब करी, इसके बाद उसका टेम्परेचर बढ़ता चला गया। इसके बाद जितनी भी हीट अब्सॉर्ब कर रहा है टेम्परेचर तो इंक्रीज नहीं होगा, पानी 100 के ऊपर तो नहीं जाता है, 100 तक पानी पहुंच गया। इसके बाद जितनी भी हीट जा रही है वो सारी की सारी उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने में नहीं जा रही, वो सारी उसका स्टेट चेंज करने में जा रही है।
और ये वाली हीट जो टेम्परेचर नहीं इंक्रीज करी बट स्टेट चेंज कर रही है उसको लेटेंट हीट कहा जाता है। तो यहाँ पर जो डी क्यू बनेगा वो आ जाता है मास इनटू लेटेंट हीट, मास ऑफ द कंपाउंड जो भी हमने लिया है इनटू लेटेंट हीट। तो इस वजह से फॉल मेल्टिंग प्रोसेस आ जाता है हमारे पास डी यू इज इक्वल्स टू एम इंटू एल, मास इनटू लेटेंट हीट फॉर मेल्टिंग प्रोसेस। फॉर बॉइलिंग प्रोसेस चेंज किया जाता है कि यहां पर लिक्विड, फॉर बॉइलिंग प्रोसेस यहां पर चेंज आता है कि हम यहां पर लिक्विड से गैस की तरफ जा रहे हैं, और जब हम लिक्विड से गैस की तरफ जाते हैं तो वॉल्यूम में भी चेंज आता है। जब सॉलिड से लिक्विड गए तो वॉल्यूम में चेंज नहीं आया, बट गैस की तरफ जा रहे हैं तो वॉल्यूम में चेंज आता है। डी क्यू इज अगेन गोइंग टू बी एम इंटू एल, बट यहाँ पर डी डब्ल्यू इज प्रेशर इंटू वॉल्यूम, ये रहेगा, वॉल्यूम में चेंज आएगा, एंड हेंस यहाँ पर ये इक्वेशन बन जाएगी एम एल इज इक्वल टू डी यू प्लस पी इंटू डी वी या फिर पी इंटू V2 minus V1, and hence du is ml minus p V2 minus V1। ये इक्वेशन आ जाती है हमारे पास बॉइलिंग प्रोसेस की। एंड द लास्ट इज फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन जब एक गैस फ्रीली एक्सपेंड कर सकती है इन फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम, जब एक गैस फ्रीली एक्सपेंड कर सकती है तो फ्री एक्सपेंशन के केस में क्या होता है कि फ्री एक्सपेंशन एक टाइप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस होती है। पहले तो फ्री एक्सपेंशन इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो फ्री एक्सपेंशन एक टाइप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस होती है जिसमें एडियाबैटिक मतलब हीट नहीं दे रहे, और जिसमें वर्क डन भी जीरो होता है ऑन द सिस्टम, क्योंकि एक्सपेंड हो रहा है ऑन द सिस्टम तो वर्क ही नहीं कर रहा है, ऑन सिस्टम करेंगे तो वो कंप्रेस होगा। तो फ्री एक्सपेंशन के केस में क्या होता है, डी क्यू भी जीरो है बिकॉज एडियाबैटिक प्रोसेस, एंड डी डब्ल्यू भी जीरो है, इस वजह से डी यू भी जीरो हो जाता है। डी क्यू तो जीरो है ही ड्यू टू एडियाबैटिक प्रोसेस, एंड डी डब्ल्यू भी जीरो है। फ्री एक्सपेंशन के केस में सब कुछ ही जीरो होता है। एंड द लास्ट रिलेशन इनसे जो आता है हमारे पास वो मेयर्स फॉर्मूला आता है विच इज सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर गैस कॉन्स्टेंट। Cp minus Cv is gas constant. This is Mayer's formula for ideal gases. Cp specific heat at constant pressure and Cv specific heat at constant volume is equals to gas constant हर एक गैस के लिए। ठीक है, ये होता है मेयर्स फॉर्मूला। नेक्स्ट चीज आती है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस। ये तो मैंने आपको बता दिया, अगर इनिशियल स्टेट में वापसी पहुंच जाए तो वो साइक्लिक प्रोसेस, ना पहुंचे कहीं और जाके थम जाए तो वो नॉन साइक्लिक प्रोसेस। अब अगली चीज जो सबसे जरूरी चीज है इस चैप्टर में, जिस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो हीट इंजन, देन रेफ्रिजरेटर और फिर कार्नोट साइकिल। तो हीट इंजन क्या होता है? हीट इंजन कोई भी एक इंजन जो कि हीट पे काम कर रहा है, और हीट पे काम करने का मतलब मैंने हीट सप्लाई करी और वो हीट जो मैंने सप्लाई करी वो वर्क में कहीं ना कहीं पे इन्वॉल्व हो गई, बस इतना काम होता है एक हीट इंजन का। तो हीट इंजन में क्या होता है, मेरे पास एक शुरुआत में होता है सोर्स जो कि टेम्परेचर T1 पे मैंने रखा हुआ है। इस सोर्स से एक हीट सप्लाई होती है टुवर्ड्स द वर्किंग सब्सटेंस जो कि जनरली गैसेस होती हैं। एक सोर्स जो हीट सप्लाई करेगा वो वर्किंग सब्सटेंस को हीट देगा, ये वर्किंग सब्सटेंस कुछ ना कुछ वर्क करेगा इस हीट से, और जो भी इसकी एनर्जी बच जाएगी वो ये सप्लाई कर देगा टू अ सिंक at temperature T2 where T1 is obviously greater than T2। ये एक हीट इंजन का काम होता है कि एक सोर्स है टेम्परेचर T1 पे, उसने एक वर्किंग सब्सटेंस को हीट सप्लाई करी, उसने कुछ ना जितना हीट से उसने जितना मन करा उतना काम कर लिया, जो बच गया वो सारी की सारी एनर्जी उसने सिंक पे दे दी टेम्परेचर T2 पे, और फिर वो वापसी तैयार हो गया टेम्परेचर अब्सॉर्ब करने के लिए। ये किसी भी हीट इंजन में काम होता है। यहाँ पर कितना Q1 हीट सप्लाई करी इसने, मान लेते हैं कि इस प्रोसेस में यहाँ पर Q1 हीट सप्लाई करी, इसने वर्क करा, और यहाँ पर वर्क करके इसने Q2 हीट आगे सिंक को दे दी। तो टोटल वर्क कितना करा, Q1 माइनस Q2। इतना वर्क इस वर्किंग सब्सटेंस ने किया जो हीट का टेम्परेचर, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वर्क इज जितनी एनर्जी इनिशियली सप्लाई करी उसमें से मैंने जितनी फाइनल रिलीज हो गई वो माइनस कर दी, Q1 माइनस Q2 आ गया वर्क डन। वर्क डन के बाद अगर मैं इसकी एफिशिएंसी निकालूं तो एफिशिएंसी क्या होता है कि कितना वर्क किया डिवाइडेड बाय
कितनी मैंने इनिशियली हीट सप्लाई करी थी, तो ये बन गया Q1 डिवाइड हो गया 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। दिस इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब कितने इनपुट पे कितना आउटपुट मुझे मिल रहा है। तो अगर कोई इंजन ज़्यादा एफिशिएंट है मतलब वो कम इनपुट पे ज़्यादा आउटपुट देगा, अगर ज़्यादा इनपुट पे कम आउटपुट मिल रहा है मतलब इंजन कम एफिशिएंट होता है। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी और ये वर्क डन होता है किसी भी हीट इंजन का। हीट इंजन के बाद आता है रेफ्रिजरेटर, जो कि इसका उल्टा काम करता है। हीट इंजन क्या कर रहा है, हीट ले रहा है एक सोर्स से जो कि ज़्यादा टेम्परेचर पर है, उससे हीट ली, वो हीट लेकर ही अपना काम करता है, जो बची कुची हीट है वो आगे सिंक पे छोड़ देता है। रेफ्रिजरेटर उल्टा काम कर रहा है। रेफ्रिजरेटर एक ठंडे सब्सटेंस से हीट लेता है और एक ज्यादा टेम्परेचर वाले सब्सटेंस की तरफ फेंकता है। रेफ्रिजरेटर चीजों को ठंडा करता है, तो वो ठंडे सब्सटेंस से ही हीट लेता जा रहा है और ज्यादा टेम्परेचर वाले को देता जा रहा है। तो रेफ्रिजरेटर वर्क्स उल्टा। तो रेफ्रिजरेटर के लिए जो सोर्स होता है वो टेम्परेचर, अगर मैं अगेन यहाँ पर T1 पे ही मानूं, देन यहाँ पर जो भी इसका वर्किंग सब्सटेंस अगेन जो रेफ्रिजरेटर की गैसेस होती हैं वो होता है, और यहाँ पर है इसका सिंक विच इज एट टेम्परेचर T2। बट इस केस में T1 इज लेस देन T2। रेफ्रिजरेटर के केस में T1 इज लेस देन T2। अब T1 से ये हीट ले रहा है और T2 पे छोड़ रहा है। हीट का जो नेचुरल फ्लो होता है वो होता है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ये क्या कर रहा है, एक लोअर टेम्परेचर से उठाकर हाई टेम्परेचर पे चीज को फेंक रहा है। अगर नेचुरल फ्लो से उल्टा अगर आपको चीज को लेके जाना हो, अगर आप एक इंक्लाइंड प्लेन पर एक पहिए को डालो तो पहिया नीचे ही जाएगा। नेचुरल फ्लो से ऊपर अगर उसको लेके जाना है, अगेंस्ट ग्रेविटी लेके जाना है, तो उस पर वर्क करना पड़ेगा। अगर हीट को नेचुरल फ्लो से उल्टा लेके जाना है तो वर्क करना पड़ेगा। एंड हेंस इस वर्किंग सब्सटेंस पर एक्सटर्नली एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। जो वर्किंग सब्सटेंस है उसको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। ये रेफ्रिजरेटर का बेसिक प्रिंसिपल है कि एक्सटर्नल एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। और यही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि कोई हीट इंजन ऐसा नहीं है जो एक कम टेम्परेचर वाले सब्सटेंस से ज्यादा टेम्परेचर वाले सब्सटेंस पे हीट पहुंचा सके। क्लॉसियस की स्टेटमेंट है कि कोई माइकल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो ऐसी हीट इंजन बना सके जो अपने आप एक कम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पे हीट को सप्लाई कर सके। तो यहाँ पर अब इसको अगर मैंने ये वाला पूरा सिस्टम कर दिया, यहाँ पर ये Q1 हीट यहाँ पर गई, Q2 हीट यहाँ पे निकाल दी, तो अगेन वर्क डन तो Q1 माइनस Q2 आ जाएगा। एक रेफ्रिजरेटर का वर्क डन इज Q1 माइनस Q2। द ओनली थिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द हीट इंजन इज यहाँ पर हम बीटा लिखते हैं। बीटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। किसी भी हीट इंजन के लिए एफिशिएंसी लिखी जाती है और रेफ्रिजरेटर के लिए लिखा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस विच इज Q2 बाय W। तो ये बन जाता है Q2 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर एनी रेफ्रिजरेटर। एफिशिएंसी अगर आप देखो तो एफिशिएंसी इज मैक्सिमम 100%, मतलब एफिशिएंसी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 1 से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। बट टू इंक्रीज द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आपको क्या करना है, Q1 माइनस Q2 को मिनिमम रखना पड़ेगा। कम से कम रखोगे तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा होगा। इस वजह से रेफ्रिजरेटर में कहा जाता है कि कभी भी एकदम गरम गरम चीज़ को मत रखो, टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा। थोड़ा ठंडा हो जाए फिर रेफ्रिजरेटर में रख दो, बिकॉज उसकी परफॉर्मेंस हिंडर हो जाती है, परफॉर्मेंस कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस उसका कम हो जाएगा। टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा तो वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। इस वजह से पहले एक चीज़ को अगर आपने गर्म किया है तो उसको थोड़ा ठंडा होने दो, बाहर रेफ्रिजरेटर में रखो, रेफ्रिजरेटर अच्छे से काम करेगा। एल्स उसकी जो वर्किंग है वो थोड़ी हिंडर हो जाएगी। आगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी माइकल एलन से पैदा नहीं हुआ जो एक ऐसा हीट इंजन बना सके जो कि कम टेम्परेचर से उठाकर हीट को ज्यादा टेम्परेचर पे पहुंचाए, ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी ऑफ कोर्स। मतलब एक इंजन तो क्या हुआ, जो इंजन तो खुद ब खुद कर दे, तो मतलब विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल एजेंसी, बिना कोई एक्सटर्नल वर्क या एनर्जी सप्लाई करे हम हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर नहीं फ्लो करवा सकते। इसके लिए हमें एक्सटर्नल एक एजेंसी, वर्क डन, मोटर कुछ ना कुछ लगानी ही पड़ेगी। ये है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आगे कार्नोट साइकिल। तो कार्नोट साइकिल
के अंदर कुल 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास एक सोर्स, फिर से एट टेम्परेचर T1। इधर होता है हमारे पास एक इंसुलेटिंग पैड, और फिर होती है हमारे पास सिंक एट टेम्परेचर T2। इसके बाद इसके ऊपर हम रखते हैं एक सिलेंडर जिसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है। इस सिलेंडर के अंदर हमने एक वर्किंग सब्सटेंस रखा हुआ है विच इज जनरली एन आइडियल गैस। तो जो कार्नोट इंजन होता है वो एक बहुत ऐसा हाइपोथेटिकल सा इंजन है। बेसिकली हीट इंजन ऐसे सारे काम करते हैं, बट इधर हमने जो कंडीशंस लिए वो सारी की सारी आइडियल ले रखी है। अंदर एक आइडियल गैस लगा रखा है। यहाँ पर जो पिस्टन लगाया ऊपर, दिस इज अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन, प्लस जितनी भी वॉल्स इसकी बनाई है हमने, ये पूरा इंसुलेटिंग है। वॉल्स इसकी पूरी की पूरी इंसुलेटिंग है, बस इधर जो बेस है वो कंडक्टिंग है। इस पूरे के अंदर ये इंसुलेटिंग है, इसकी वॉल्स इंसुलेटिंग है, जो बेस है खाली इसका बेस वो कंडक्टिंग होता है, ताकि हीट फ्लो जो आनी है वो नीचे से आए, साइड साइड से कहीं पे भी हीट का लॉस ना हो सके। और ये इसका कार्नोट इंजन की कंस्ट्रक्शन होती है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, जो इसका सिलेंडर है, सिलेंडर को उठा के रख देते हैं सोर्स के ऊपर, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिलेंडर को उठा लेते हैं और सिलेंडर को उठा के रखा हमने सोर्स पे। जब हमने सिलेंडर को सोर्स पे रखा, तो सोर्स पे जब ये सिलेंडर रखा हुआ है तो सोर्स इसको हीट सप्लाई करेगा। अब ये क्या करेगा, टेम्परेचर इसका बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा तो जो इसका पिस्टन है वो ऊपर चलता चला जाएगा, टेक्नोलॉजी का यूज। तो ये पिस्टन इसका ऊपर चढ़ता चला जाएगा, पिस्टन ऊपर जा रहा है मतलब गैसेज एक्सपेंड हो रही है। फिर हमने क्या करा, जब इसने पूरी हीट अब्सॉर्ब कर ली, हीट कब तक अब्सॉर्ब करेगा, जब तक ये इक्वल टेम्परेचर पे ना आ जाए। फिर मैंने उसको उठा के वापसी इंसुलेटिंग पैड के ऊपर रख दिया। इंसुलेटिंग का आईएन वहां पे रह गया। तो ये हीट जब तक अब्सॉर्ब करेगा, जब तक टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। टेम्परेचर इक्वल करने के बाद अभी मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। अब इसने हीट तो अब्सॉर्ब करी है, तो हीट अब्सॉर्ब करने की वजह से ये थोड़ा और एक्सपेंड होता हुआ चला जाएगा। ये दोनों चीज एक्सपेंड होगी, मतलब पिस्टन और ऊपर उठेगा। सबसे पहले क्या हुआ, मैंने इसको यहाँ पे रखा, तो जब ये टेम्परेचर पहले तो टेम्परेचर इक्वल करेगा। गैस, अगर हम पानी को भी आप गर्म करो तो पानी भाप में जब बदलता है, जब टेम्परेचर उसका 100 पे आ जाए, तो मतलब पहले तो टेम्परेचर इक्वल होगा एंड देन उसकी एक्सपेंशन होगी। तो सबसे पहले केस में होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। टेम्परेचर इक्वल होने के बाद मैंने इसको इधर रख दिया। फिर हुआ एडियाबैटिक एक्सपेंशन। दोनों एक्सपेंशन होने के बाद जब गैस पूरी तरीके से एक्सपेंड हो गई, गैस का एक्सपेंशन रुक गया, फिर हमने इसको उठाया और उठा के हमने इसको रख दिया सिंक पर। ऊपर रखते हैं थोड़ा, सिंक पे रख दिया। जब हमने इसको सिंक पे रखा तो क्या होगा, अब ये कंप्रेस होगा। कंप्रेस कब तक होगा, जब तक ये टेम्परेचर T2 पे नहीं आ जाता। और जब इसका टेम्परेचर T2 के बराबर हो जाए, फिर उसको उठा के रख दिया इंसुलेटिंग पैड पे। फिर जब ये हीट लॉस तो कर ही चुका है, तो फिर ये जितना अपनी इनिशियल स्टेट पे था, ये वापसी वहीं का वहीं आके रुक गया। तो फिर तीसरे नंबर पे क्या हुआ, आइसोथर्मल कंप्रेशन। और फिर इसको उठा के वापसी रखा इंसुलेटिंग पैड पे। तो अब हीट कहीं से भी वापसी ना एंटर कर सकती है ना एग्जिट कर सकती है। एंड देन एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो ये 4 प्रोसेस होती हैं इन एनी इंजन, जो कि कोई सा भी हीट इंजन हो या कार्नोट इंजन। तो सबसे पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड देन एडियाबैटिक कंप्रेशन।
पहले इधर रखा, हीट अब्जॉर्ब करी, इक्वल टेम्परेचर हुआ, आइसोथर्मल कंप्रेशन। उठा के इंसुलेटिंग पैड पे रख दिया, चारों साइड से इंसुलेटिंग हो गया, हीट एंटर नहीं कर सकती, फिर भी एक्सपेंड हो रहा है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एक्सपेंशन रुक गया, उठा के सिंक पे रखा, सिंक से क्या करा, हीट लूज करी, तो वो कंप्रेस हुआ, आइसोथर्मल कंप्रेशन, टेम्परेचर T2 पे आ गया, फिर उठा के रख दिया इंसुलेटिंग पैड पे। अब अपने आप ही जो इसकी इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है, उस टाइम पे हुआ एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये 4 प्रोसेसेस होती हैं इन एनी कार्नोट इंजन। तो इससे अगर आप निकालो तो जो इसके नॉर्मल वर्क डन आएगा वो Q1 माइनस Q2 ही बनेगा। वर्क डन इज Q1 माइनस Q2। जितना एडियाबैटिक कंप्रेशन की वजह से हुआ उतना एडियाबैटिक एक्सपेंशन में हो जाएगा। जितना कंप्रेशन में वर्क डन हुआ उतना एक्सपेंशन में वर्क डन हो जाएगा। वो एग्जैक्टली कैंसिल हो रहा है। अंतर आया सिर्फ आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट कितनी अब्जॉर्ब करी और कितनी रिलीज करी, तो उतना ही वर्क डन हुआ। Q1 माइनस Q2 वर्क डन हुआ इन ए कार्नोट इंजन। और अगर इसकी एफिशिएंसी देखो तो एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन इज 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। और अगर एक कार्नोट इंजन के लिए एक्सप्रेशन निकालें हम तो Q1 अपॉन Q2 T1 अपॉन T2 के बराबर होता है। अगेन वी नीड नॉट गो इनटू द डेरिवेशन पार्ट ऑफ दिस, इस वजह से मैं सीधा सीधा रिजल्ट्स लिख रहा हूँ आपके लिए। तो 1 माइनस Q2 बाई Q1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 बाई T1। ये होता है इसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला। एक कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है ये। अगर इन सारी चीज़ों को आप एक ग्राफ के जरिए रिप्रेजेंट करो तो ये पीवी डायग्राम हम वापसी बना लेते हैं। अब सबसे पहले क्या हुआ था, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुई थी। आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्या हुआ, इनिशियल स्टेट यहाँ से लेकर यहाँ तक हम पहुँच गए, ए से लेकर बी तक, जहाँ पर हमारे पास इनिशियल प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 थी, एंड यहाँ पर प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गई। फिर दूसरे नंबर पे आइसोथर्मल एक्सपेंशन के बाद हुआ था एडियाबैटिक एक्सपेंशन, स्लोप ज़्यादा होता है, ये हो गया। हम स्टेट C पर पहुंच गए, P3 V3 पर, यहाँ पर एंड यहाँ पर। फिर हुआ कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, यहाँ पर पहुंचे D पर, P4 V4 पर, इस जगह पर, एंड देन स्लोप ज़्यादा, D से लेकर A पर पहुंचे और इनिशियल स्टेट पे पहुंच गए। PV कर्व, जितना भी इस कर्व का अंदर वाला एरिया आएगा वो एरिया पूरा का पूरा हमें वर्क डन देगा, कितना भी काम हुआ इस पूरे प्रोसेस के अंदर। और ये एक किसी भी हीट इंजन के लिए या जनरली इस आइडियाबैटिक प्रोसेस या इस कार्नोट इंजन के अंदर जितनी भी प्रोसेस हुई उसके लिए ये पीवी डायग्राम या इंडिकेटर डायग्राम है। पीवी डायग्राम को इंडिकेटर डायग्राम भी कहते हैं। ये एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन, दैट्स इट। लास्ट चीज जो इसके अंदर आती है वो कार्नोट थ्योरम आती है। जब कार्नोट ने पूरा इंजन बनाया, इंजन बनाने के बाद उसने अपनी थ्योरम बनाई और थ्योरम बनाने के बाद बोला कि कोई माइकल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो कार्नोट इंजन से ज्यादा एफिशिएंसी वाला इंजन बना सके। No engine can have efficiency greater than the efficiency of a Carnot engine working between temperature T1 and T2। मतलब वैसे तो ज़्यादा हो सकती है मान लिया, बट किसी भी दो फिक्स टेम्परेचर T1 और T2 के बीच में वर्क करते हुए कार्नोट इंजन से ज़्यादा एफिशिएंसी किसी इंजन की नहीं हो सकती, जस्ट बिकॉज कार्नोट इंजन बहुत आइडियल कंडीशंस पे वर्क कर रहा है। और जो भी इंजन हम बनाएंगे एक्सटर्नल वो प्रैक्टिकली वर्क करेगा। आइडियल गैसेज नहीं डाल सकते, फ्रिक्शनलेस चीज़ नहीं बना सकते। तो ये थोड़ी लिमिटेशंस आ जाती हैं जब हम प्रैक्टिकली इंजन बनाते हैं। एंड दैट्स इट। थर्मोडायनेमिक्स पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है। पूरी थ्योरी, ऑल द फॉर्मूले फॉर रिक्वायर्ड फॉर द जेईई मेंस एग्जाम आर कवर्ड इन दिस। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। एंड इफ इट इज़ तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।